केजरीवाल थैंक यू जिंदाबाद। वेरी मच सर। नहीं सर, ये नहीं बोलूंगा सर। मैं देश के गद्दारों को, ठीक है, जिंदाबाद तो नहीं बोलूंगा। तो सही है। आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट सर। अरे ठीक है। मैंने sarcastically कहा था सर। हाँ तो सर, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सही ठीक है, सही मेरे सही। लिए नेशन फर्स्ट की पॉलिसी है सर। बेशक बेशक बेशक। एनीथिंग अगेंस्ट द कंट्री इज माय एनिमी। ठीक एक्चुअली है। जो बात आप कहने जा रहे हैं वो भी इससे जुड़ी हुई है कि नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट है सर। तो बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने फिर से एक बारी मौका दिया हमें बोलने का। मैं ये चाह रहा था सर, एक बारी ना आपके दर्शकों को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग सीरियस नॉलेज अबाउट द लॉ एंड द इन्वेस्टिगेशन। तो मैं कुछ एक एक छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का एक एंगल और एक लॉ का एंगल। ठीक है। जी तो उससे जी हम जो भी बातें करेंगे उससे आगे की बातें समझ में आएंगी आसानी से, अगर ये इस छोटे से पार्ट को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं सर। प्लीज। ठीक है। इसके दो मेन पार्ट हैं। एक को हम कहेंगे कि व्हाट इज सर्कमस्टांशियल एविडेंस, एंड सेकंड को हम बोलेंगे कि व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रूवल। ठीक है। क्योंकि ये दो शब्द बार बार जो है बहुत यूज होते हैं कि वो अप्रूवर बन गया, उसकी क्या वैल्यू है ना, या ये तो एविडेंस डायरेक्ट है ही नहीं, हमारा तो कहीं नाम है ही नहीं। तो राइट। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दर्शकों को ये समझ में आए कि ये चल क्या रहा है, मतलब इसको कैसे लिया जाना चाहिए। तो सर पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज ए सर्कमस्टांशियल एविडेंस सर। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ सर। सपोज करो किसी एक आदमी ने गार्ड की नौकरी करता था कहीं पे, एक गोडाउन में। वहां से भाई साहब की नीयत खराब हो गई और उसने क्या किया, एक गेहूं की बोरी चुरा ली वहां से। ठीक है। तो गेहूं की बोरी चुराई और उसके बाद उसने क्या किया, आटे की चक्की पे लेके और बोला इसको आटा पीस दो। चक्की वाले ने आटा पीस दिया। फिर उसने क्या किया, आगे 5 लोग ढूंढे और उनको 20-20 किलो आटा करके बेच दिया। अब वो आटा जिन्होंने खरीदा अपने घर पे ले गए और वो उन्होंने उनकी रोटियां बनाई और उनको उन सब परिवार वालों ने, उनके परिवार ने खा लिया। ठीक है सर। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जब उसके ऊपर जो उससे पूछा गया, भाई आपने ये गेहूं चुराया, बोला जी ढूंढ के दिखाओ कहाँ है गेहूं। ठीक है सर। वो कहानी आप समझ जाएंगे कहाँ जाके कनेक्ट हो रही है। तो गेहूं तो मिला नहीं, राइट। तो गेहूं तो खत्म। ठीक है सर। तो होता क्या है कि इसको बोलते चेन ऑफ इवेंट, और एक एक इंसिडेंट सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। अब इसमें जब सारे लोग एक साथ जुड़ जाएंगे, जिसने आटा चक्की वाले को पूछताछ की तो उसने कहा हाँ भाई ये उस फलानी डेट को, सो एंड सो डेट में ये 100 किलो की एक बोरी लेके आया था और मैंने इसको आटा पीस के दिया। अब उसको उससे पहले की या उसके आगे की कहानी नहीं मालूम है कि क्या है, बट उसको अपना पार्ट मालूम है कि मैंने आटा पीस के इसको 100 किलो दिया। फिर आगे जब हम ढूंढेंगे तो 5 लोग वो भी मिल गए जो कहते हैं हाँ जी मैंने इससे 20 किलो आटा लिया था और खरीदा था। ठीक है। जब उनकी फैमिली मेंबर से आप पूछताछ करोगे तो वो बोलेंगे हाँ जी हमारे हस्बैंड या भाई ने या किसी ने भी घर में 20 किलो आटा खरीदा था जिसके हमने रोटियां बनाई और हमने खा लिया। तो इस तरीके से जब आप इस पूरी कहानी को समझेंगे सर, तब तो ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर इसका एक छोटा पार्ट कभी भी आप समझेंगे कि आटा चक्की वाले ने आटा पीसा 100 किलो गेहूं का, बहुत बड़ा घोटाला, तो आदमी सोचते रह जाएगा यार आटे चक्की वाले का तो काम ही था आटा पीसना, गेहूं को पीस के आटा बनाना उसका काम ही था। या फिर आप कहोगे कि इस आदमी ने खरीदा 20 किलो आटा, तो इसमें भी आपको कुछ अजीब सा नहीं लगेगा कि ये तो रूटीन का काम है। ठीक है। सही। या मैं कहूँ इस परिवार ने 20 किलो आटे के खाई रोटियां, तो भाई साहब इसमें भी नॉर्मल है। ठीक है सर। तो ये हो गया पूरा चेन ऑफ एविडेंस, जिसको जब पूरा हो जाता है, अब जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा तो असली क्राइम तो सर है कि क्या एक बोरी चोरी हुई, क्या एक 100 किलो गेहूं चोरी हुआ,
तो अगर ये साबित हो जाता है कि भाई एक रात पहले ये ड्यूटी पे था, सुबह तक यही ड्यूटी पे था, रात में ये स्टॉक मेंटेन था, सुबह का स्टॉक ये कहता है कि एक इतना उसमें से गायब मिला और क्योंकि इसके पोजीशन में था तो इसको जवाब देना है। ठीक है सर। अब वो चाहे तो बोल सकता है कि नहीं ये तो गेहूं मैंने कहीं और से खरीदा था, मैंने यहाँ से नहीं चुराया, तो उसको फिर ये साबित करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, क्या भाव से खरीदा, किससे खरीदा। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन सर ऐसे चलती है। तो जो झूठ बोलेगा अगर उसने जेन्युइनली कहीं से नहीं खरीदा तो वो पकड़ा जाएगा, फिर उस आदमी का नाम बताना पड़ेगा, फिर ये बताना पड़ेगा उसके लिए खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लेके आया, मैं कैश दिए थे, चेक से दिया था, पेमेंट क्या किया था। तो इसको बोलते हैं सर हम सरकमस्टांशियल एविडेंस, जो इंडिविजुअली उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जब पूरी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो वो एक बड़ी पिक्चर बन जाती है जिसको साबित करने में अहम रोल अदा करते हैं। तो कोई भी आज की डेट में आप ये मनी लॉन्ड्रिंग टाइप के केस देखेंगे तो इसमें कहानियों से कहानियां जुड़ी होती है सर। इसमें एक टेम्पलेट छापने वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस हो सकता है, जो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मैंने पैम्पलेट छाप के दिए थे। ठीक है। बट आइसोलेशन में अगर आप उसको देखेंगे तो ही माइट नॉट लुक एनीथिंग टू यू। ठीक है सर। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर सर। अब महेश सर सोचिए आप हो, मैं हूं और जुनेद हो और एक चौथा एक रैंडमली आप किसी और का नाम ले लीजिए, आपका किसी अच्छे से दोस्त का, या ये समझ लीजिए कि आप के दोस्त की कंपनी है और हम तीनों उसके साथ काम करते हैं और हम दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर। अब हम आपस में ही मिलके जो है एक प्लान बनाते हैं, एक काम करते हैं, कंपनी में से 100 किलो गेहूं चुरा लेते हैं। ठीक है। और क्योंकि हमने इसकी इंश्योरेंस कर रखी है, ठीक है, अब जो चोरी होगा माल उसका पैसा मिल जाएगा हमको, और वो जो 100 मिलेगा हम चारों भाई आपस में बांट लेंगे। सही। ठीक है। एक बंद कमरे में हमने बैठ के सर प्लानिंग की। अब इस प्लानिंग का सिर्फ हम 4 लोगों को मालूम है। ठीक है। जुनेद ने कहा कि आज मैं एक काम करता हूँ, कैमरे को कर देता हूँ बंद, ताकि कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना रहे। आपने कहा कि मैं गेहूं की बोरी को किसी पे लाद के गेट तक छोड़ देता हूँ। मैंने उस गेहूं को आगे मार्केट में ले जाके बेच दिया सर। ठीक है सर। और पैसा जो था उसमें से 50% पैसा दे दिया हमने आपके मालिक को और 50% में हम 3 लोगों ने बांट लिया। ठीक है सर। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है सर, ये हुई है 4 लोगों के बीच में, या 3 लोगों के बीच में भी हो सकती है, 2 के बीच में भी हो सकती है, या 5 लोगों में भी हो सकती है, और 50 में भी हो सकती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है सर, जो बंद कमरों में किए गए षड्यंत्र होते हैं, अब उसका विटनेस बाहर तो मिलेगा नहीं। सही। जब तक कि हम 4 लोगों में से कोई एक आदमी उस पिक्चर को ना समझाए, कहानी को, इस कॉन्स्पिरेसी को ना समझाए, ठीक है, तो अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मुझे इस कहानी को साबित करना है तो मुझे 4 लोगों में से एक को अप्रूवर बनाना पड़ेगा। राइट। मैंने कहा जुनेद यार तेरा इतना रोल नहीं था, तूने सिर्फ जो है कैमरा बंद किया था, लेकिन तू कहानी पूरी समझा सकता है, तो कोई बात नहीं, बाकी सबको 10 साल की सजा होगी, तेरे को 2 साल की करवा देंगे, या तो देख ले तेरे को भी 10 साल की सजा होगी। तो जुनेद सोचता है यार छोटा सा काम है, 2 साल में निपटाओ, 10 साल बहुत ज्यादा होता है। अब जुनेद बन गया अप्रूवर। तो अप्रूवर में ये कंडीशन भी होती है कि ऐसा नहीं है कि अब गुनहगार नहीं है, सजा आपको भी मिलेगी, पार्डन आपको मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। उसका प्रोविजंस है कि आपकी सजा कितनी कम हो जाएगी, कितना निगोशिएशन है, या कितना आपको उसमें से रिलीफ मिलता है। तो कभी कभी इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी होती है, तो सर जब जो एक कॉन्स्पिरेसी एक ग्रुप ऑफ पीपल में होती है तो उनमें से किसी ना किसी को आपको अप्रूवर बनाना पड़ता है, जो पूरी कहानी को जानता है और कोर्ट में गवाही के और सबूतों के माध्यम से उस पूरी कहानी को जो है साबित कर पाए। तो ये हो गया सर सेकंड पार्ट। ओके। तो इन दोनों कहानियों को अगर आप समझ गए होंगे सर, तो ये बनती है केजरीवाल की कहानी पूरी की पूरी। ठीक है। 4 लोगों ने बंद कमरे में एक पॉलिसी बनाई, जिसको कहते हैं वो तो अप्रूवर बन गया, ये हो गया। अरे अप्रूवर वही बनेगा भाई जो उस षड्यंत्र का हिस्सा होगा, जिसको उसकी नॉलेज होगी।
सही। तो आई होप कि ये समझ में आ गया सर कि ये केस किस तरीके से रिलेटेड है और इसमें जितने भी विटनेस है किस एंगल से हैं। तो बिल्कुल। ये इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया कि किसी केस को अगर मुझे साबित करना है तो मुझे एक हम्म अप्रूवर भी चाहिए उस कॉन्स्पिरेसी हम्म को प्रूव करने के लिए, और मुझे वो हम्म चेन ऑफ एविडेंस भी चाहिए। हम्म दूसरी बात सर, जब ये एक फैमिली बोल रही है हमने 20 किलो आटा खरीद के खा के हजम कर दिया, तो हम्म सर इसको बोलते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम तो मिल गया, चेन तो मिल गई, हम्म लेकिन गेहूं नहीं मिले। तो गेहूं मिलेंगे ही हम्म नहीं, गेहूं तो खा के हजम हो गया है ये सर। आ गए, सही बात है। पैसे तो ठीक गोवा है में सर। लग गए। हाँ, लेकिन वो चेन एस्टेब्लिश हो गई है। जब ईडी राइट। बोलती है 338 करोड़ की चेन एस्टेब्लिश हो गई है, तो उसका मतलब ये है कि हम एंड यूजर तक पहुंच गए हैं जहां पे हम्म वो पैसा पहुंचा है। अब आप एक हम्म दुकानदार को इस बात के लिए फांसी की सजा नहीं लगा सकते कि भाई जो तूने 10,000 के पैम्पलेट बेचे थे, टेक्निकली हम्म हम्म वो उस क्योंकि उस बड़े क्राइम का हिस्सा था इसलिए तेरे को सजा देंगे, सर वो पार्ट है ही नहीं। तो ये हम्म सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में इवन इफ यू नो दैट समबडी, तो उसका तो काम ही हम्म सर, उसकी तो प्रिंटिंग प्रेस है, वो तो पोस्टर राइट। बनाता ही है। ठीक है ना। हम्म तो उसका हम्म क्राइम से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस चेन ऑफ इवेंट में वो गवाह इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरीके से कुछ वहां के एमएलए ने बोला या उनके कार्यकर्ताओं ने बोला कि हमें यहाँ कैश में इतना मिला पैसा, तो इस कहानी से आई होप कि थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया होगा। आई एम अब श्योर आते इससे हैं सर। हमारे हमारे दर्शकों को से जी। एजुकेशन तो मिली होगी कि दरअसल जो इन्वेस्टिगेटर इन चीज़ों को देखता है वो कैसे देखता है, और दरअसल उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ये चीज़ें कैसे देखी जा रही होती हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इन चीज़ों का। जी, बताएँ। तो उसके बाद आते हैं सर, ये तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, जो मैं चाहता था बिल्कुल, हमारे दर्शक थोड़ा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझें कि भाई ज़रूर। ये किस तरीके से इनको देखा जाता है। अब सर हुँ, सेकंड पार्ट आते हैं। आज दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई सर हुँ, एक्चुअली में, और हुँ, तीसरी हो नहीं पाई। तो हुँ, हमारे लिए फेवरेट थी तीसरी जो नहीं हो पाई, कि अभी भी वो ऑर्डर जो है प्रिजर्व हुई है, वो प्रोनाउंस नहीं हुआ है। वो कोई बात नहीं राइट, सर, जनरली जजेस टेक टाइम। तो हो सकता है राइट। कल आए, परसों आए, एक हफ्ते में भी आए, तो बट आएगा जरूर, ये कंफर्म है। तो जब भी आएगा हम एक बार फिर जुड़ जाएंगे। मित्रों याद लेकिन रहे, हमने अपनी जजमेंट पहले ही दे दी है कि कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ये हमारी हाँ, आज जजमेंट भी मैं अपने पॉइंट पे किया। बिल्कुल टुडे इटसेल्फ आई एम स्टैंड ऑन माय पॉइंट कि ये 100% डिस्पोज ऑफ होगी, इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आई कैन गिव इट इन राइटिंग इन प्लेन पेपर। तो हुँ, उसमें कोई मैं एक्सक्यूज नहीं ले रहा, ऑर्डर नहीं आया है इसका। बिल्कुल, स्टिल ऑन माय वर्ड्स। बिल्कुल। अब आ जाते हैं सर दो इम्पोर्टेंट जो चीजें हुई है सर। तो हुँ, पहली तो अगेन हाई कोर्ट, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है। किसी ने एक पीआईएल डाला हाई कोर्ट में कि भाई हुँ, ये क्योंकि जेल में है तो इसको चीफ मिनिस्टर से हटा देना चाहिए। हुँ, हुँ, अच्छा, इस पीआईएल का बेस भी समझो सर, क्यों बेस था, ऐसा नहीं है कि उसका बेस नहीं था। ओके, नॉर्मली कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर अरेस्ट हो जाता है या 24 घंटे से ज्यादा किसी भी कस्टडी में रह जाता है तो उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सही। गवर्नमेंट का रूल है। एंड चीफ मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, बिल्कुल। तो उसका पीआईएल का बेस तो था। तो इसलिए वो पीआईएल हाई कोर्ट ने एडमिट भी की, उस पे आर्ग्यूमेंट भी हुए। हालांकि हाई कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बदले में जो आर्ग्यूमेंट दिया वो बड़ा गजब का था। हुँ, हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि भाई ये मेरा एरिया ऑफ जुरिडिक्शन नहीं है, हुँ, ये मैटर एक्चुअली जुरिडिक्शन लगता है एलजी साहब का या राष्ट्रपति जी का। हुँ, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुँ, हमारे एलजी साहब और राष्ट्रपति जी मोर देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, और उन्हें छोटे मुंह बड़ी बात हम कोई डायरेक्शन भी दे नहीं सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हायर अथॉरिटी है। लोअर हुँ। अथॉरिटी कभी भी हायर अथॉरिटी को सर डायरेक्शन भी नहीं दे सकता। नॉर्मली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देते हैं, बट आप कॉन्स्टिट्यूशनल एलजी पोस्ट की पे जो हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो है, तो कोर्ट बिल्कुल, उनको आप डायरेक्शन भी नहीं दे सकते। और ये भी बोला बेशक, कि ये उनका प्रीव्यू है कि वो किस तरीके से देखते हैं, और बिल्कुल। क्योंकि इसमें हमारा कुछ कहना बनता नहीं, हुँ, इसलिए हम इसमें कोई कमेंट नहीं करते, ना कोई डायरेक्शन पास कर सकते, क्योंकि हमारा राइट ही नहीं है। लेकिन
एक बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है सर। तो हाईकोर्ट ने कहा कि कभी कभी ना नेशन को भी प्रायोरिटी देना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। बिल्कुल ये एक तरीके से तंज कसा कि यार बिल्कुल एथिकल ग्राउंड पे ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी। बिल्कुल। एक चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो उसको एथिकली मोरल वैल्यूज पे इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए था। बिल्कुल बट क्योंकि हमारा प्रिव्यू नहीं है इसमें, पर इनडायरेक्ट रूप से सर तमाचा मार दिया मुंह पे कि ये बेशक। बात यहां तक पहुंची, यही गड़बड़ है। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिवेल करना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट पे। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इनडायरेक्ट रूप से हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये आदमी पर्सनल इंटरेस्ट को देश के हितों पे, मतलब प्रायोरिटी दे रहा है ना, है। प्राइड, मीनिंग तो यही हुआ सर कि ये आदमी बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहा है। और बिल्कुल ये आपको कहीं मीडिया पे नहीं मिलेगा सर, जी। कोई बिल्कुल नहीं नहीं है। डिस्कस कर रहा है। सब क्या कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की हुई जीत। अबे कहां से जीत हुई भाई, कौन से एंगल से जीत हुई है? तुम्हारे मुंह पे तमाचा पड़ा है, वो तुम्हें इनडायरेक्ट रूप से तमाचा मारा। और इनडायरेक्ट रूप से सर वो एलजी साहब को कह रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया इसको बिल्कुल पार्टी क्यों नहीं बना रहे। हाँ। उसी तरीके से हाई कोर्ट हिंट दे रहा है कि भाई साहब एलजी साहब सोए क्यों हुए हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे। ठीक है। और दूसरे तरीके से ये भी कह दिया कि भाई साहब ये आदमी तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देश के इंटरेस्ट से भी ऊपर रखे हुए हैं। बिल्कुल ना ये एथिकल है, ना मोरली करेक्ट है। तो इनडायरेक्ट रूप से सर ये का एंगल कुछ और था, लेकिन प्रेजेंट और वही सर क्या एजेंडा सेटिंग और वारफेयर जो जुनेद का फेवरेट है, इंफॉर्मेशन वारफेयर के तहत इस इतने बड़े ऐतिहासिक दिन को भी लोगों ने मूर्खतापूर्ण बना दिया। ठीक है मुझे ये सर। भी लगता है सिंघा साहब, प्लीज मुझे गाइड करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये भी निकलती है मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं वो एलजी साहब को भी एक सटल सा हिंट है कि भाई ये हमारा इलाका नहीं है, हाँ आपकी हाँ जजमेंट सर, कह है तो ना। रहा हूं मैं। ये उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से एलजी साहब को भी कहा है, और ये भी बोला है कि आप मोर देन कॉम्पिटेंट और कैपेबल है, और आपका प्रूडेंस जो है हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, इंटरफेयर नहीं कर रहे क्योंकि उसमें आप, बिल्कुल। हाँ, और आपको करना चाहिए बिल्कुल इंटरफेयर। बिल्कुल और एलजी साहब अपने आप में हिंट दे चुके हैं सर, वेन एवर देयर विल बी एन अप्रोप्रिएट टाइम। सर देखिए अभी दिल्ली असेंबली का कोई हाल फिलहाल में कोई सेशन तो होना नहीं है, मई में होगा 25 मई तक। तो चीफ मिनिस्टर की और मिनिस्टर्स की कोई इतनी जरूरत भी नहीं है इन बिटवीन। जब होगी एलजी साहब इंटरवीन कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा और देख रहे हैं उसमें, जिस दिन और 15 दिन की इसकी जो जैसी हो जाएगी, 15 तारीख को खत्म हो रही है ना इसकी अप्रैल में, तो ये भी गारंटेड कह देता हूँ सर और 15 दिन के लिए भी जा रहा है ये। और 15-15 दिन गिनते रहना, पर ये अगले 15 दिन मैं प्लेन पेपर पे लिख के देता हूँ आज आपको कि और 15 दिन भी जेल में ही रहने वाला है। तो एक एंगल तो हो गया ये, ठीक है सर। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई सर, याद है हमने अभी 1-2 दिन पहले ही संजय सिंह जी के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि बेल मिली या बेल ली। ठीक है सर। परसों किया था उसमें हमने, एक एंगल मैं बताना भूल गया था सर। जी बताएं। ठीक है। अब क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा दिया, अब मुझे कॉन्स्पिरेसी को पूरा साबित करना है। तो क्या ये एक इंडिकेशन नहीं है कि बाकी लोग डरे नहीं, आए, अपना रोल बताएं और रिलीफ मिल जाएगी। सही। और इस कड़ी में सर आप ये मत बोलो कैला जाखड़ 5 घंटे बैठ के अपने घर गया और बता के आ गया मेरे घर में तो विजय नायर रहता था, मैं तो कभी रहा ही नहीं। ठीक है। तो ये मेरे को लगता है ये ईडी का उस एंगल से इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें आपको हिंट दे रहे हैं कि भाई जिनको भी आगे बुलाएंगे, अगर आप ढंग से कोऑपरेट करते हो, हमारे साथ चलते हो, तो आपको जेल से डरने की जरूरत नहीं है। और ठीक है ना सर। बिल्कुल। ठीक है। बी ट्रूथफुल, केजरीवाल बनोगे तो जेल जाओगे, बिल्कुल। कोऑपरेट नहीं करोगे तो कोऑपरेट करोगे, पूरी कहानी बताओगे
एविडेंस दोगे तो हमसे अमन की आशा भी रख सकते हो, ठीक है ना सर। ये है असली अमन की आशा, वो पाकिस्तान वाली नहीं, ये अमन की आशा रख सकते हो। सही, ठीक है ना सर। बिल्कुल इसका सर इम्पैक्ट हुआ बहुत जबरदस्त आज, जो मिस कर गए सर। जी बताएं। इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त हुआ है सर कि सिसोदिया जी पहुंच गए आज राउस एवेन्यू कोर्ट। अच्छा। फिर से बेल एप्लीकेशन लगा दी कि साहब संजय सिंह के ऊपर जो जो आपने कंडीशन रखी है उससे 10 गुना फालतू मुझ पे भी रख दो, पर मुझे भी बेल दे दो। तो ये डेवलपमेंट नहीं है सर। सिसोदिया जी सेशन कोर्ट पहुंच गए राउस एवेन्यू। ठीक है, आज की अपडेट है सर, ये टुडेज अपडेट ओनली। संजय सिंह के बाहर आते ही सर, अभी मीडिया में नहीं आई है ये, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं। कोई बात नहीं सर, कुछ तो मेल्ट डाउन शुरू हो गया सर। ठीक है, तो जो तीर मारा था वो कई जगह निशाने पे लग गया है। और बाकी एंगल और समझा देंगे, 1-2 दिन रुकिए, इससे भी बड़ा खुलासा करेंगे। जरा संजय भाई साहब को जरा मुंह खोलने दीजिए, जितना खोलेगा उतना समझ में आ जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी।